कितने लोग बिहार को आगे बढ़ते देखना चाहते हैं? कितने लोग चाहते हैं कि बिहार में ही सभी लोगों को शिक्षा मिले? कितने लोग चाहते हैं कि बिहार में ही सभी लोगों को रोजगार मिले? उस बिहारी शब्द से जिसको सम्मान का प्रतीक होना चाहिए, किसने उसको अपमान का सूचक बना दिया? कौन इसका जिम्मेदार है? उस समय बिहार यदि अग्रणी थी तो क्यों थी? बिहार बदलना है कि नहीं बदलना है? बिहार यदि बदलना है तो हर व्यक्ति को संकल्प लेना होगा कि हम जाति, संप्रदाय, लिंग भेद, छोटे छोटे वादों से ऊपर उठें। नमस्ते बिहार, ये पहला कार्यक्रम इस प्रकार का है जो राजनीतिक नहीं है, जो धार्मिक नहीं है, लेकिन बिहार को बढ़ाने के लिए सभी 38 जिलों से हजारों हजार की संख्या में आज लोग उपस्थित हैं इस धरती पर और एक ही संदेश लिए हुए हैं, नमस्ते बिहार। उस बिहार को नमस्ते जो प्राचीन काल में, जब रोड आज के जैसे नहीं थी, टेक्नोलॉजी आज के जैसी नहीं थी, सूचना के तंत्र आज के जैसे नहीं थे, व्यक्ति को व्यक्ति से जोड़ना जानती थी। इस रूप में जोड़ना जानती थी कि अफगानिस्तान के पार तक भारतवर्ष के अखंड साम्राज्य को हम स्थापित कर सके, हिमालय के उत्तर तक कर सके, दक्षिण में सागर तक तो कर ही सके थे, पूर्वोत्तर के भी पार तक कर सके थे। कैसा था वह बिहार जिसमें जब संसाधन नहीं थे हम उस अखंड भारत के साम्राज्य का निर्माण कर सके? कैसा था वह बिहार जिसमें जब पूरे यूरोप में न ऑक्सफोर्ड की कल्पना हुई थी, न कैम्ब्रिज की कल्पना हुई थी, विश्व भर से लोग पैदल चल के आने के लिए तैयार रहते थे। पूरे 1000 साल पहले सभी तिब्बत के लोगों ने सोना दान दिया था, मिलकर दिया था, और किसी युद्ध के लिए नहीं दिया था। केवल एक आचार्य को विक्रमशिला विश्वविद्यालय से तिब्बत की धरती पर आमंत्रित करने के लिए दिया था। कैसा सम्मान होता था जब पूरी मंडली चली तिब्बत से, विक्रमशिला पहुंची, तो विक्रमशिला तो स्थापित थी, पूरे विश्व से लोग आते थे। आचार्यों को लगा कि यदि यहां से कोई चले जाएंगे तो ठंडे देश में आयु कम हो जाएगी, उन्होंने मना कर दिया। राजा ला लामा बड़े परेशान हुए, लगा और राशि कैसे लाएं, शायद राशि कम थी, आचार्यों की बात तो कुछ और थी। और राशि लेने जब पहुंचे तो उन्हें पता नहीं चला कैसे खदानों की तलाश में नेपाल की सीमा में चले गए, और जब नेपाल की सीमा में गए तो नेपाल के शासकों ने बंदी बना लिया और शर्त रखी कि जो तिब्बत वासियों ने स्वर्ण इकट्ठा किया है उसको जब आप सुपुर्द करेंगे तभी आपको हम रिहा करेंगे। राजा बड़े निराश हुए, पुत्र उनके सामने आए। राजा के पुत्र ने पूछा तो राजा ने कहा, जिस राशि को ज्ञान के लिए संग्रह हर तिब्बतवासी ने किया है उसको व्यर्थ नहीं जाने दो, इसको ज्ञान की भूमि बिहार की ओर भेजो, विक्रमशिला के आचार्यों से पुनः आमंत्रित करो कि आपके कारण हमारे नरेश की क्या दुर्दशा हुई। और तब जब मंडली दोबारा आई, 3 वर्ष लगे, तब जाकर आतिश दीपंकर श्री ज्ञान पैदल चलकर तिब्बत गए। और आज तिब्बती कहीं भी हो, पूरे विश्व में हो, भारत के किसी क्षेत्र में हो, उसी परंपरा का वाहक है जिसके बीज कभी विक्रमशिला ने बोए थे। बहुत शक्ति थी बिहार में। सोचिए उस काल में जब संसाधन नहीं थे, यदि हम अग्रणी थे इस पूरे भारतवर्ष में, अफगानिस्तान तक भी जाते थे तो संदेश बिहार का होता था। आज हमारी सोच कैसी हो गई, आज हमारी दृष्टि कैसी हो गई, आज हमारी स्थिति कैसी हो गई? क्या आज बिहार वैसा है? जिस समय कोई जाते थे, आज एक समय ज्ञान के लिए लोग पूरे देश के देश स्वर्ण एकत्रित करते थे, लोग पैदल चल के आते थे। आज स्थिति क्या हो गई? शिक्षा की बात तो छोड़ दीजिए, कोचिंग के लिए लोग कोटा जाते हैं, और कोटा में शिक्षक भी बिहार के अधिकांश है, विद्यार्थी भी अधिकांश है। आखिर ऐसी दुर्दशा क्यों हुई? कौन इसका जिम्मेदार है? यदि हम सोचें कि बिहार अपने जीवन काल में उत्कर्ष पर जाए, कितने लोग बिहार को आगे बढ़ते देखना चाहते हैं? कितने लोग चाहते हैं कि बिहार में ही सभी लोगों को शिक्षा मिले? कितने लोग चाहते हैं कि बिहार में ही सभी लोगों को रोजगार मिले, किसी को बिहार से बाहर नहीं जाना हो? अरे मैं तो 9वीं कक्षा में पढ़ता था, छोटा था, पिताजी की यहीं बरौनी रिफाइनरी में रहते थे, यहां से पोस्टिंग हुई भोपाल। और जब भोपाल पोस्टिंग हुई, नए विद्यालय में जब पहुंचे तो बच्चों ने बिहारी बोलना शुरू किया। शुरू में अजीब नहीं लगा, बिहार से हूं तो बिहारी बोलना ही चाहिए, लेकिन जब लगा कि नहीं, इनकी मंशा खराब है, अपमानित करने की प्रवृत्ति के साथ बिहारी बोलते हैं, बड़ी पीड़ा हुई।
इतनी पीड़ा हुई कि कौन ऐसा व्यक्ति है, कौन ऐसे व्यक्ति हैं जिनके कारण आज बिहार की ऐसी दुर्दशा हो गई कि एक युवा भी जाता है तो उसको बिहारी शब्द बोलकर अपमानित किया जाता है। उस बिहारी शब्द से जिसको सम्मान का प्रतीक होना चाहिए, किसने उसको अपमान का सूचक बना दिया? कौन इसका जिम्मेदार है? उस समय बिहार यदि अग्रणी थी तो क्यों थी? कहीं ना कहीं जो भी व्यक्ति बिहार से बाहर जाते हैं, इस अवस्था को उन्होंने कभी न कभी अवश्य अनुभव किया है कि दूसरों का जो व्यवहार रहता है बिहार के लिए, क्या वैसा होना चाहिए? उस भूमि ने जिसने अखंड भारत के पूरे साम्राज्य को निर्मित किया, उस भूमि ने जिसने विश्वविद्यालयों को स्थापित किया, उसके व्यक्ति को यदि कोई अपमान के भाव से देखे तो कमी किसकी है? कमी किसी और की नहीं है भाइयों और बहनों, कमी हमारी अपनी है, क्योंकि हम अपने सामर्थ्य को भूल गए हैं, अपने पूर्वजों की दृष्टि को भूल गए हैं। जिस दिन बिहार जाग गया, उस काल में जब ऐसा कर सकता था, आज क्या कर सकता है इसकी सीमा कोई सोच नहीं सकता, उसकी कल्पना नहीं कर सकता। इस मैदान में एक एक व्यक्ति साक्षी है उस संकल्प का जो हम आज लेंगे, क्योंकि बिहार को यदि बदलना है तो प्राचीन बिहार की दृष्टि को समझना होगा। उस समय बिहार क्यों बढ़ रहा था? बिहार में जातियां तब भी थीं, लेकिन जिस प्रकार का जातिवाद आज जहर के रूप में, संघर्ष के रूप में हमारे मनों में उत्पन्न है, व्यक्ति को व्यक्ति से तोड़ता है, जिस प्रकार का संप्रदायवाद आपस में हमें एक दूसरे से मिलने नहीं देता, यदि उस समय बिहार में रहा होता तो क्या हम अफगानिस्तान के पार तक साम्राज्य को बना पाते? यदि इस प्रकार का भाव रहता तो क्या चीन से लोग आते, कोरिया से लोग आते, जापान से कोई आता? सब सम्मान के साथ आते थे कि बिहार की भूमि अलग थी। बिहार में जातियां तब भी थीं, लेकिन जातिवाद नहीं थी, सोच अलग थी। नंद वंश का उदय यदि कहीं हो सका तो अपने बिहार की धरती पर हुआ, मगध में हुआ। नंद वंश कहां से आता था? समाज के सबसे निम्न वर्ग का व्यक्ति शासक हो सकता है, ऐसी अवधारणा देने वाली भूमि यदि कोई है तो अपना बिहार है। समय से आगे सोचने वाली भूमि, जातियों से ऊपर सोचने वाली भूमि, ऐसी भूमि जहां आचार्य चाणक्य भी जब चले तो उन्होंने चंद्रगुप्त की जाति नहीं देखी। सामर्थ्य को पूजने वाली भूमि रही है बिहार, और जब भी कोई सामर्थ्यवान सामने आया है, बिहार ने हृदय से स्वीकार किया, इसलिए बिहार आगे बढ़ा है। और जब भी ऐसा व्यक्ति जो बिहार की दृष्टि को लेकर चला हो तो आचार्य चाणक्य जैसे लोग आए हैं जिन्होंने केवल युवा को देखा और देखा कि इसकी दृष्टि क्या है, किस प्रकार से जोड़ना जानता है। और तब जब ऐसे भाव के साथ चले, यवन सेना चली थी वीर अलक्षेंद्र के नेतृत्व में, अलेक्जेंडर द ग्रेट पूरे यूरोप को पराजित कर चुके थे, पर्शिया जीत चुके थे, लेकिन जब यहाँ आए, उस युवा टोली जो मगध से निकली थी, उसने जब सबके बीच में बताना शुरू किया, जब मगध की सेनाएं चलती हैं उनके धूल में सूर्य भी छिप जाता है। ऐसी भय व्याप्त हुई उस सेना में कि धीरे धीरे सभी ने अपने सिकंदर महान का विरोध करना प्रारंभ कर दिया। हम आगे नहीं जाएंगे, आगे मगध है। लेकिन कौन सा मगध? यवन सैनिकों को लौटना पड़ा, वीर अलक्षेंद्र भी लौट गए। उस मगध का शौर्य क्या था? उसके शौर्य का वर्णन तो स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने कहा, जब उन्होंने कहा महाभारत में कि मगध के शौर्य के कारण मुझे अपनी राजधानी मथुरा से द्वारका ले जानी पड़ी। अगर महाभारत में इस आख्यान को पढ़ेंगे तो पाएंगे जब जरासंध वध होता है, उससे पहले कंस का वध हुआ था, और कंस का जब वध हुआ था, जरासंध को इतना क्रोध आया कि उन्होंने अपनी गदा घुमाकर फेंकी और गिरा मथुरा के समीप। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, और क्या कहा? जरासंध का वध आवश्यक है। और तब जब चले तो कोई व्यक्ति जो हस्तिनापुर से चलेगा उसका मार्ग क्या होगा? सीधा मार्ग होगा, प्रयाग आएगा, काशी आएगा, उस प्रकार से राजगृह जाएगा। लेकिन भगवान श्री कृष्ण, अर्जुन और भीम इस मार्ग से नहीं आए, उत्तर कुरु के माध्यम से नेपाल गए। नेपाल के जंगलों से होते हुए, गंडक किनारे होते हुए सोनपुर के पास उन्होंने गंगा पार की, नदी पार की, और तब गोरखगिरी, आज बराबर की गुफा जहानाबाद में चढ़कर जब भगवान श्री कृष्ण ने देखा तो उन्होंने कहा, इस नगर को सीधे युद्ध में जीतना संभव नहीं है। शेष सभी जानते हैं, शौर्य की भूमि, उद्यमिता की भूमि, चंपा अपना भागलपुर, जिसके नाम पर वियतनाम 1500 वर्षों से जाना गया। कैसी प्रेरणा रही होगी जिसके कारण ऐसी उद्यमिता रही। कौटिल्य के अर्थशास्त्र को पढ़ते हैं तो पाते हैं हजारों ऐसे व्यवसायों का नाम लिखा है। कर लगता था, कैसी व्यवस्था थी, कैसा उन्नत बिहार, जिसमें उद्यमिता कैसी थी, क्यों बढ़ रहे थे हम? यदि समझना हो तभी हम समझेंगे क्यों नहीं आज हम बढ़ रहे हैं। यदि प्राचीन बिहार के इतिहास को देखेंगे तो देखेंगे ज्ञान की भूमि थी, और ज्ञान का आधार क्या था? सबसे प्राचीन ग्रंथ ऋग्वेद है। वैदिक परंपरा को जब प्रारंभ होते देखते हैं तो अनेक प्रकार के विचारों को उसमें पाते हैं, अनेक प्रकार के विचारों को देखते हैं, ईश्वर की आराधना करते हैं, स्तुति करते हैं उस श्रुति के माध्यम से जो हमें प्रदत्त है। साथ में एक रहस्य को भी पाते हैं जब नास्तिक सूक्त को पढ़ते हैं।
लेकिन जब बिहार की सोच को देखते हैं तो वेदांत में पाते हैं, जहां वेदों का अंत हो गया उस भूमि को बिहार कहा गया, क्योंकि वेदों का उत्कर्ष ऐसा ज्ञान, और ज्ञान क्या था? ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। जो पूर्ण था, पूर्ण है, पुनः पूर्ण में विलीन हो जाता है। द कंप्लीट रिमेन्स कंप्लीट एंड गोज बैक टू द कंप्लीट। जैसे स्वर्ण को हम काटते हैं तो छोटा जो कण होता है उसमें गुण तो सोने के ही होते हैं, कोई लोहे के गुण तो नहीं आ जाएंगे। तो बिहार के ऋषि की दृष्टि यही थी कि यदि हर व्यक्ति में, हर आत्मा में परमात्मा का अंश है तो निश्चित है कि उस अंश में भी गुण वही होंगे। और परमात्मा के गुण क्या है, उनकी शक्ति क्या है? असीम शक्ति, जिसकी व्याख्या नहीं की जा सकती। और असीम को कितना भी हम खंडित करें, कितना भी विभाजित करें, तो जो छोटा कण होगा क्या होगा? निश्चित है असीम ही होगा। और ऐसे में हर व्यक्ति जो इस मैदान में बैठे हैं, इस मैदान के बाहर है, पूरे विश्व में है, किसी धर्म के हो, किसी जाति के हो, महिला हो, पुरुष हो, अमीर हो, गरीब हो, युवा हो, किसान हो, हर व्यक्ति के गुण यदि देखें असीम है। एक एक व्यक्ति को संकल्प लेना होगा बिहार बदलने का। यदि हम सोचेंगे सरकारी नौकरी करें, तो कितने लोग सरकारी नौकरी कर सकते हैं? कोई पार्टी की सरकार आ जाए, कैसी भी सरकार जाए, पूरी इच्छा लगा दे, कितने लोगों को हम सरकारी नौकरी दे सकते हैं? कुछ लाख? कितने प्रतिशत? 1% हो सकता, थोड़ा और पूरी शक्ति लगाने पर। लेकिन यदि 1% लोग भी सरकारी नौकरी मिलती है तो शेष का क्या होगा? यदि लक्ष्य हमारा 2047 तक एक विकसित बिहार बनाना है तो क्या इन 9 करोड़ लोगों को हम कैसे नौकरी दे पाएंगे? एक ही उत्तर है, उद्यमिता, उद्योग, व्यवसाय, जिसके लिए हमें अपनी युवा पीढ़ी को तैयार करना होगा। हर व्यक्ति को सोचना होगा, हर ग्राम में, हर पंचायत में, हर विद्यालय में, हर महाविद्यालय में चिंतन करना होगा कि कैसे उद्यमिता की भावना जागृत हो। लेकिन बिहार बदलना है कि नहीं बदलना है? हर व्यक्ति की क्या इच्छा है? बिहार बदलना है कि नहीं बदलना है? बिहार यदि बदलना है तो हर व्यक्ति को संकल्प लेना होगा कि हम जाति, संप्रदाय, लिंग भेद, छोटे छोटे वादों से ऊपर उठें। उस बिहार का स्मरण करें जो कभी अखंड भारत के साम्राज्य का निर्माता थी। उस बिहार का स्मरण करें जो कभी विश्वविद्यालयों की संस्थापक थी। उस बिहार का स्मरण करें जो कभी उद्यमिता की भूमि थी। और अपने युवाओं से कहें, केवल सरकारी नौकरी तक मत सोचो। सरकारी नौकरी सोचोगे केवल स्वयं के लिए रोजगार अर्जित कर पाओगे। सोचना है तो बड़ा सोचो, अपने पूर्वजों की तरह सोचो। तुम एक उद्योगपति बन सकते हो तो सरकारी नौकरी करके, भ्रष्टाचार करके जेल क्यों जाना चाहते हो? यदि सरकारी नौकरी करोगे दोस्तों तो निश्चित है एक समय आएगा जब उसकी दुर्गति भी झेलनी पड़ेगी, जेल जाना पड़ेगा। लेकिन यदि पैसा कमाओगे तो पूरे बिहार को बढ़ाओगे। इसी दृष्टि के साथ यदि हमने प्रयास किया, हर जिले में 5 स्टार्टअप लगे, 50 को प्रेरित करेंगे। यदि इस प्रकार का कार्य आप करते हैं तो आप बिहार में एक बड़ी क्रांति का सूत्रपात करेंगे। और बिहार को यदि कोई बदल सकेगा, ऐसी यही क्रांति बदल सकेगी, इसका नाम होगा उद्यमिता की क्रांति, जिसमें हर बिहार के युवा को भाग लेना चाहिए। एक बड़ा यज्ञ है जिसमें आपकी आहुति की आवश्यकता होगी। हर व्यक्ति का आहुति ही इस यज्ञ को, इस दावानल में परिवर्तित करेगा, जो 2047 में बिहार को एक विकसित बिहार बनाएगा।